हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, हैप्पी संडे। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा जा रहा है दिन आपका? आई नो आई डिड नॉट गेट टाइम फॉर द एंटायर वीक टू गेट इन टच विद ऑल ऑफ यू, सो आई मेड इट अ पॉइंट कि आज तो हो ना हो मुझे एक वीडियो बनाना ही है। सो आई एम देयर विद ऑल ऑफ यू। वी ऑल नो इन दिस कोविड टाइम्स बहुत वीडियोज़ हमने कोविड पे बना लिए, बहुत कुछ कोविड पर हो गया, हो भी रहा है। धीरे धीरे ज़िंदगी पटरी पर आ रही है, आनी भी चाहिए, अनलॉक हो रहा है। एंड आई जस्ट प्रे कि सबकी ज़िंदगी नॉर्मलाइज हो जाए। तो आज कोविड को थोड़ा साइड रखते हैं एंड लेट्स कम टू diabetes today. Back to pavilion, back to square one, to my favorite topic, diabetes. तो आज ऐसा क्या बताने जा रही हूँ आपको डायबिटीज़ के बारे में। देखिए दोस्तों, डायबिटीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैं आज बताना चाहती हूँ, दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू is fasting good for diabetics? Fasting or starvation? How much good it is or how much bad it is? And if at all it is bad, why it is so bad? तो बहुत मेरे फ्रेंड्स ने भी और बहुत लोगों ने इस टॉपिक के बारे में ज़िक्र किया था। मैंने पहले भी बना रखा है, पर आज मैंने सोचा इसको एक नए तरीके से फिर से बनाती हूँ। स्टारवेशन और फास्टिंग विद डायबिटीज़। तो लेट्स बिगिन विद इट। देखिए, हम सब जानते हैं कि डायबिटीज़ क्या होती है। इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वेयरिन देयर इज़ हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि आपके खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। अब ये शुगर की मात्रा क्यों बढ़ती है? क्योंकि हमारे पैनक्रियाज में से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। या तो ये इंसुलिन की सिक्रीशन की डेफिशिएंसी होती है या ये इंसुलिन ठीक से एक्ट नहीं कर पाता। इन दोनों में से किसी एक कारण के कारण डायबिटीज़ जो है वो आप लोगों में से वो आ जाता है, यानी कि हाई ब्लड ग्लूकोज की शिकायत होने लगती है। तो अब डायबिटीज़ में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन का एक्शन, इन दोनों का ऐसा क्या तालमेल है जिसके चलते कि स्टारवेशन या फास्टिंग के बारे में बताने की ज़रूरत पड़ रही है। तो देखिए, सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इसके बारे में और कुछ इसमें ज़रूरी इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि ये टर्म्स जो हैं ये बार बार यूज़ होंगे। देखिए, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में क्यों बात करना चाहती हूँ? बिकॉज़ कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट इज़ शुगर। जब भी वो टूटेगा तो वो ग्लूकोज ही बनाएगा, ग्लूकोज ही प्रोड्यूस होगा, और यही ग्लूकोज है जो आपके ब्लड में जिसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसके चलते आप हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। तो एक तो इसके बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है, एक इंसुलिन का एक्शन किस तरीके से होता है और इन दोनों के बीच में क्या तालमेल है। तो सुनिए मेरी बात। कार्बोहाइड्रेट आपने खाया, टूटा, ग्लूकोज बनी। वो ग्लूकोज क्या होगा? जैसे ही आपकी ब्लड में ग्लूकोज आई, वैसे ही पैनक्रियाज ने इंसुलिन सिक्रीट करना शुरू कर दिया। अब वो इंसुलिन का क्या एक्शन होता है? इंसुलिन के 2-3 बहुत ज़रूरी एक्शन होते हैं। इंसुलिन आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज को बढ़ने नहीं देता, यानी कि उसके लेवल को नीचे ले आता है। दूसरा एक्शन क्या है? इंसुलिन उस ग्लूकोज को तोड़ना शुरू कर देता है, जिसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। उस ग्लूकोज को तोड़ना शुरू कर देता है ताकि वो ग्लूकोज फिर आपके शरीर में एनर्जी के रूप में आप उसको यूटिलाइज कर सकें, आपके शरीर के मसल्स यूज़ कर सकें, आपका एडिपोज टिश्यू यूज़ कर सके, आपके शरीर का हर ऑर्गन उस ग्लूकोज को यूज़ कर सके। बिकॉज आपका हार्ट हुआ, लिवर हुआ, ब्रेन हुआ, एवरीबडी नीड्स फ्यूल।
इन सब चीज़ों को फ्यूल चाहिए एंड फ्यूल दे गेट इट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो ये ग्लाइकोलाइसिस इंसुलिन स्टिमुलेट करता है। दूसरा क्या चीज़ इंसुलिन स्टिमुलेट करता है? इंसुलिन आपकी बॉडी में ग्लाइकोजेनेसिस स्टिमुलेट करता है, यानी कि जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है नॉर्मल व्यक्तियों के, तो वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में आपके लिवर में और आपकी किडनीज में जाके स्टोर हो जाता है। तो ये स्टोरेज का काम भी इंसुलिन स्टिमुलेट करता है, यानी कि इंसुलिन इस तरीके से करता है कि वो जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में तब्दील करके उसको स्टोरेज कर देता है लिवर के अंदर। ठीक है, दो चीज़ करी। और इंसुलिन क्या करता है? इट हेल्प्स इन द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द लिवर थ्रू द GLUT2 ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 के तहत ये आपके जो ब्लड में ग्लूकोज है ज़्यादा है उसको लिवर में अपटेक करवाने में आपकी मदद करता है। ठीक है, तो अब आप नॉर्मल स्टेट में हो, आपको मैं स्टारवेशन फीडिंग साइकिल भी साथ के साथ बताऊंगी। अब आपने खाना खा लिया, सो यू आर इन अ वेल फेड स्टेट। अब ये वेल फेड स्टेट जो है ये कितने घंटे तक रहती है? दोस्तों ये 4 घंटे तक रहती है। हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति पोस्ट प्रैंडियल स्टेट में है, यानी कि अभी खाना खाया है तो वो एक अच्छी वेल फेड स्टेट में है टिल द 4 आवर्स ऑफ हिज और हर लास्ट मील। तो 4 घंटे तक आप एक वेल फेड स्टेट में हैं। तो उस टाइम पर आपके लिवर में कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, लिपिड के मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? देखिए, आपने अभी खाना खाया तो आपका कार्बोहाइड्रेट लेवल बढ़ा, यानी कि ग्लूकोज आपको फ्यूल के रूप में मिला है खाने में, तो दैट इज़ वेरी गुड। अब जब आपको ग्लूकोज मिला है तो इंसुलिन ने अपना काम करना शुरू कर दिया। इंसुलिन ने ग्लाइकोलाइसिस भी किया, इंसुलिन ने ग्लाइकोजेनेसिस भी किया। इंसुलिन ने क्या नहीं किया? नियोग्लूकोजेनेसिस या ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि नया ग्लूकोज बनाना शुरू नहीं किया। लिवर ने ये सारे एक्शन हो कहाँ पे रहे हैं? ये हो रहे हैं लिवर में। तो इंसुलिन के चलते वो ग्लाइकोजन में तब्दील हो रहा है, वो ग्लूकोज टूट रहा है, लेकिन नया ग्लूकोज नहीं बन रहा। ठीक है, ये सबसे अच्छी बात है जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में के लिए होती है आपके लिवर के अंदर। अब आपने जो भी खाना खाया उसमें फैट भी आया, तो उसमें इंसुलिन का क्या एक्शन बनता है, और ये भी आपके लिवर में बनता है। इसमें क्या है कि इंसुलिन आपके जो फैट है उसको लाइपोजेनेसिस करता है, यानी कि फैट को बनाता है, उसको लाइपोलाइसिस नहीं कर रहा, वो आपके फैट को तोड़ना नहीं शुरू हुआ। तो आपके अंदर लाइपोजेनेसिस हो रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, तो इंसुलिन ने ये किया। इंसुलिन ने आपका इसी तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है इंसुलिन। तो प्रोटीन भी सिंथेसिस हुए, लिपिड भी सिंथेसाइज हुए और ग्लूकोज भी बना। इंसुलिन ने इन सब चीज़ों में आपकी मदद करी। क्या नहीं किया? एक तो नया ग्लूकोज नहीं बनाया, लिपिड्स को तोड़ा नहीं, प्रोटीन्स को तोड़ा नहीं। ये काम आपकी फेड स्टेट में है, यानी कि जब आपका पेट भरा हुआ है, आपने कार्बोहाइड्रेट खाया यानी कि ग्लूकोज लिया, तो इंसुलिन ने उसको यूटिलाइज करना शुरू कर दिया और आपके शरीर को एनर्जी मिल गई ग्लूकोज से। इस टाइम पर आपको एनर्जी किस चीज़ से मिली है दोस्तों? ग्लूकोज से। सो द फर्स्ट थिंग टू गेट मेटाबोलाइज्ड इन योर बॉडी इज ग्लूकोज। आपको मालूम है कि आपके 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, और पहली चीज़ जो मेटाबोलाइज होगी वो आपका ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होगा और वो टूट के ग्लूकोज फॉर्मेशन हो जाएगी। अब आई आपके एडिपोज टिश्यू की बात। तो आपके एडिपोज टिश्यू में ऐसा क्या होता है? आपके एडिपोज टिश्यू में भी GLUT4 जो रिसेप्टर्स हैं
वो आपके सेल्स में से निकलकर आपकी सेल के अंदर से निकल के सेल के सरफेस पर आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, दे हेल्प इन द अपटेक ऑफ ग्लूकोज। वो क्या करते हैं कि जब वो सेल के सरफेस पर आ गए, एडिपोज टिश्यू के सेल के ऊपर ये रिसेप्टर आ गया, ग्लूकोज आया, उसने ग्लूकोज को अपने साथ जोड़ा और एडिपोज टिश्यू के अंदर ले गया। ठीक है, तो आपके एडिपोज टिश्यू को भी ग्लूकोज क्यों मिल गया, उसको भी ग्लूकोज की ज़रूरत है, उसको भी लिपिड्स यानी कि फैट्स या फैटी एसिड्स ये सब उसको भी मिल गया। तो उनको भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत है अपनी बॉडी में, अपनी एनर्जी के सोर्स के तहत। ठीक है, इसी तरीके से आपके जो स्केलेटल मसल हैं सबको इस तरीके से ग्लूकोज मिल गया इंसुलिन की प्रेजेंस में। तो इंसुलिन ने क्या किया, इंसुलिन ने आपने जब खाना खाया तो इंसुलिन ने आपकी इतनी मदद करी कि आपके शरीर का जो फ्यूल, जिस हर पार्ट को एक फ्यूल की ज़रूरत है, इंसुलिन ने वो सारे पार्ट्स को वो एनर्जी के लिए जो फ्यूल चाहिए वो सारा कुछ दे दिया। ये हुई आपकी फेड स्टेट की बात, यानी कि स्टेज 1, जो कि अगले 4 घंटे तक है खाना खाने के बाद तक। ठीक है, अब आई स्टेज 2। एक व्यक्ति ने खाना खा लिया लेकिन उसके बाद उसके 4 घंटे बाद क्या, तो 4 से लेके 16 घंटे तक जो होता है उसको हम कहते हैं अर्ली फास्टिंग, यानी कि अब वो व्यक्ति फास्टिंग के टाइम पर आ गया। ये है स्टेज 2। तो इस टाइम पर क्या होता है दोस्तों, इस टाइम पर ये है कि आपके शरीर से ग्लाइकोजन टूटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप बाहर से खाना दे नहीं रहे हो तो बॉडी को फ्यूल मिल नहीं रहा, तो सेल्स काम कैसे करेंगे, एनर्जी तो उनको चाहिए ही चाहिए। तो अब वो एनर्जी लेने के लिए क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पर भी ग्लाइकोजन स्टोर था, आपकी लिवर में था, आपकी किडनी में था, थोड़ा बहुत आपके एडिपोज टिश्यू में भी था, तो वो वहाँ से ग्लाइकोजन को लेना शुरू कर देता है, यानी कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस शुरू हो जाती है, ग्लाइकोजन टूटना शुरू कर देता है। अब इस टाइम पर क्या हुआ है, जब आप स्टारवेशन तो अभी नहीं, अभी अर्ली फास्टिंग है, तो इस टाइम पर आपके शरीर की जो इंसुलिन की मात्रा है वो कम होती चली जा रही है, यानी कि आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल्स कम हैं और इंसुलिन का जो ऑपोजिट हार्मोन है जिसको कि हम कहते हैं ग्लूकेगॉन, तो वो ग्लूकेगॉन बढ़ना शुरू हो गया। अब ग्लूकेगॉन के बढ़ने से क्या होगा, एक तो आपका ग्लाइकोजन टूटना शुरू हो गया जिसको कि हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजन टूटने से क्या हुआ दोस्तों कि आपने तो एनर्जी ले ली और आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया, क्योंकि जो स्टोर्ड ग्लूकोज है आपने उसको तोड़ना शुरू किया तो आपकी ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, ग्लूकेगॉन की सिक्रीशन बढ़ी तो वैसे ही आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। 2 रीज़न हुए कि ग्लूकोज लेवल आपका बढ़ा। अब क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपके शरीर में ग्लूकोनियोजेनेसिस भी होना शुरू हो जाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस भी शुरू हो जाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है कि आपकी बॉडी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज जो हैं उनसे ग्लूकोज बनाना शुरू कर देती है, यानी कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज की कोई अमीनो एसिड्स पड़ा है, कोई फैटी एसिड पड़ा है, कोई ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल पड़ा है, यानी कि फैट का एक पार्ट है, तो उन सब में से आपकी बॉडी ग्लूकोज जनरेट करना शुरू हो जाती है, क्योंकि ग्लूकोज ही मेन एक फ्यूल है जो आपके हर ऑर्गन को चाहिए। आपका ब्रेन 1 मिनट भी ग्लूकोज के बिना नहीं रह सकता। अगर वो ग्लूकोज नहीं लेगा तो कीटोन बॉडीज लेगा अपने फ्यूल के सोर्स से, तो उसको फ्यूल तो चाहिए। अगर आपके ब्रेन को, आपके हार्ट को फ्यूल नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, वो काम नहीं करेंगे, तो आप जानते हैं कि फिर क्या हो सकता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि थोड़ी सी भी फास्टिंग शुरू हुई आपकी और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ने स्टोर्ड ग्लूकोज को तोड़ना शुरू कर दिया। जब आप खाए पिए स्टेट में थे, आप फेड स्टेट में थे, तो आपकी बॉडी ग्लूकोज को स्टोर कर रही थी
किसी मुश्किल वक्त के लिए। लेकिन जब आप भूखे पेट होने शुरू हो गए, यानी कि जब आप फास्टिंग की स्टेट में आने शुरू हो गए, तब आपकी बॉडी उसी ग्लूकोज को तोड़ना शुरू हो गई, जिससे कि आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ना शुरू हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि जब आप 12 घंटे के फास्ट के बाद रात में सोकर उठते हैं तो ब्रेक योर फास्ट, यू शुड टेक योर ब्रेकफास्ट, दैट इज ओनली नोन एज ब्रेक योर फास्ट। दैट फास्टिंग स्टेट हैज टू बी ब्रोकन, और एल्स बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम सबसे ज़्यादा खराब हो जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि योर ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ योर डे। ठीक है, तो इसी तरीके से डायबिटिक्स में भी हुआ कि अब आपने ऑलरेडी उनकी ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हैं, ऑलरेडी ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है, स्ट्रेस भी हुआ फास्टिंग से, ग्लूकेगॉन की भी सिक्रीशन हुई फास्टिंग से, ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी शुरू हो गया फास्टिंग से, नया ग्लूकोज भी बनना शुरू हो गया नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। अब आई स्टेज 3। स्टेज 3 क्या हुई? अब स्टेज 3 हो गई एक्चुअल, मतलब जो है ना ओवर्ट वाली फास्टिंग, विच विल लास्ट फ्रॉम 16 hours to 48 days, 48 hours, वेरी सॉरी, 16 hours to 48 hours, यानी कि 2 दिन, 16 घंटे से 2 दिन तक का जो वक्त है, अब वो हो गया आपकी ओवर्ट वाली फास्टिंग। और उस टाइम पर देखिए कहा जाता है कि 12 से 18 घंटे में आपके शरीर के अंदर जितना भी ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म में पड़ा है वो सब यूटिलाइज हो जाता है। अब जब ग्लाइकोजन ख़त्म हो गया तो आपकी बॉडी किसको तोड़ना शुरू होगी? अब आपकी बॉडी फैट्स को तोड़ना शुरू होगी, आपके लिपिड मेटाबॉलिज्म पर अब आघात पड़नी शुरू होगी। अब क्या होगा? ग्लूकेगॉन तो बढ़ा हुआ है, इंसुलिन कम है, आपकी बॉडी ने आपके शरीर के जो जितना भी लिपिड है उसको तोड़ना शुरू किया, क्योंकि बॉडी को तो फ्यूल चाहिए। ब्रेन अपने आप को या तो ग्लूकोज लेके अपनी पूर्ति करता है, अगर उसको ग्लूकोज नहीं मिलता तो वो कीटोन बॉडी से अपनी एनर्जी लेवल्स बरकरार रखता है। तो अब क्या हुआ? आपका फ्री फैटी एसिड बढ़ गए, है ना, फ्री फैटी एसिड्स हो गए, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल ये सब है, ये सब टूटा तो इसने क्या बनाया? कीटोन बॉडीज़ बनाई। और ये कीटोन बॉडीज़ बनने पर एक बहुत ही खतरनाक चीज़ हो जाती है जो कि डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन है, जिसको कि हम कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। कि जो मरीज़ है वो एसिडोटिक स्टेट में चला जाता है, और ये कंडीशन इतनी ख़राब है कि किसी व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। तो अब हुई ये बात स्टेज 3 की। यहाँ आपकी स्टेज 3 ख़त्म हो गई, जहाँ आपकी डायबिटिक की जो एसिडोसिस, अब ये स्टेज 4 हो गई, क्योंकि अब आपकी बॉडी ने ग्लाइकोजन तो कंप्लीट हो गया, अब आपकी बॉडी ने लिपिड्स को तोड़ना शुरू कर दिया, तो कीटो एसिडोसिस शुरू हो गया। और उसके बाद है आपकी स्टारवेशन वाली स्थिति आ जाती है। जब आप 2 से 4 दिन तक भूखे हैं तो ये स्टारवेशन वाली स्थिति में आपकी बॉडी में कीटोन बॉडीज़ बननी शुरू हो जाती हैं, और आपकी बॉडी में बहुत ज़बरदस्त आघात होता है। अगर तब भी आपके शरीर को खाना नहीं मिलता, तब आपकी बॉडी ओवर स्टारवेशन में चली जाती है, जो कि 5 दिन या 5 से ज़्यादा दिन में होती है। अभी तक आपकी बॉडी से प्रोटीन नहीं निकलना शुरू हुआ, यानी कि आपकी मसल्स में से प्रोटीन टूटना नहीं शुरू हुआ। अब स्टेज 5 में क्या होता है कि आपकी बॉडी में प्रोटियोलाइसिस शुरू हो जाएगी, यानी कि मसल्स में से प्रोटीन्स टूटने शुरू हो जाएंगे, और आप बिल्कुल केकेक्टिक, यानी कि बिल्कुल जैसे इतने वीक हो जाएंगे। देखिए अभी क्या हुआ, आपकी इंसुलिन लेवल गिर चुका है, ग्लूकेगॉन लेवल बढ़ा हुआ है। अब क्या होगा कि आपका थायराइड का लेवल भी गिरना शुरू हो जाएगा, T3 भी गिरना शुरू हो जाएगा, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट भी गिरना शुरू हो जाएगा, आपकी पल्स रेट भी गिर जाएगी, आपका टेम्परेचर भी गिर जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर भी गिर जाएगा। This is the time when you are in an overt starvation state, when you have not eaten anything from 5 or more than 5 days, and then all these things can lead to death.
तो कहने का मतलब ये है कि जब आपने खाना खाया हुआ है उस टाइम पे आपकी बॉडी ग्लूकोज स्टोर कर रही है, लेकिन जब आपने खाना नहीं खाया हुआ उस टाइम की आपकी बॉडी स्टोरेज में से निकाल के उस ग्लूकोज को तोड़ के आपको फ्यूल दे रही है, और जिससे क्या हो रहा है कि आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ रहे हैं और बाद में आपके अंदर कीटोन बॉडीज बन रहे हैं। तो कीटोन बॉडीज बनने के बाद बहुत ही डेडली कंडीशन, फेटल कंडीशन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस भी हो सकती है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। कोई सवाल हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।